हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ ले रहे हैं कि जम्मू में बड़ा षड्यंत्र विफल, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। शायद ये पाकिस्तानी आतंकवादी गणतंत्र दिवस में खलल डालने या फिर आतंकी जो गतिविधि है उसको अंजाम देने के लिए आए थे, क्योंकि पूरे फिल्मी ढंग से इस जो एनकाउंटर है उसको अंजाम दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो एक पेट्रोलिंग हो रही थी उसमें एक भूसा भरा ट्रक गुजरता है। तो जहां पर नाका लगाया गया था, यानी कि बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उससे एक मोड़ पहले ही ट्रक मुड़ गया। उसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी को कुछ शक हुआ, उन्होंने नेक्स्ट पेट्रोलिंग पार्टी जो होती है, यानी कि नाका होता है, बैरिकेडिंग जहां लगी थी, उसको उन्होंने सूचना दी कि ऐसा ट्रक गया हुआ है। तो उन्होंने भी क्या किया कि उसको नहीं रोका, उसको जाने दिया ताकि ट्रक को शक ना हो। 2 बैरिकेडिंग के बाद फिर उसको इशारा करके रोका गया। जब रोका गया तो ट्रक ड्राइवर उतरा और उससे कागज जब मांगे गए तो उसने बहाना किया और बहाना करके वो जंगल की तरफ भागने लगा। जब जंगल की तरफ भागा तो फायरिंग की गई, जिसमें वो बच निकला और भागने लगा। वहीं जो आतंकवादी जो भूसे के ढेर में ट्रक में छुपे हुए थे, उन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी और उसी के मुश्किल से 5 या 10 मिनट बाद पैरा कमांडो की एक टुकड़ी भी आ गई। तो 7:15 बजे से लेके लगभग 11 बजे तक ये मुठभेड़ चली, जिसमें सभी आतंकवादी मारे गए और इस गोलाबारी में ट्रक में आग भी लग गई। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 26 जनवरी टारगेट किया जा रहा था। नेक्स्ट है, संक्रमण दर बढ़ेगी लेकिन मौतों की आशंका रहेगी कम। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो जनवरी में कोरोना का संक्रमण बढ़ना तय माना जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर ली है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद इस बार जो है वो अस्पतालों में भर्ती होने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही संक्रमितों की मौत की भी आशंका इसमें कम बताई गई है। सरकार की कोशिश है कि नए संक्रमण के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरीके से रोका जाए ताकि विकास की जो मौजूदा रफ्तार है वो बनी रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि पूर्वी एशियाई देशों में शुरू होने के 20 से 35 दिनों बाद भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के अब तक के ट्रेंड का हवाला देते हुए जनवरी में भी संक्रमण बढ़ना शुरू हो सकता है। लेकिन कोरोना के वेरिएंट BF7 के जुलाई से भारत में मौजूद होने के बावजूद उसके केस नहीं बढ़ने के तर्क को खारिज करते हुए अधिकारी ने कहा कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन जो आने वाले 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चाइना में या फिर और देशों में जब संक्रमण फैलता है तो लगभग 20 से 25 दिन लगता है उस संक्रमण को भारत में प्रवेश करने में। और आपने भी देखा होगा कि लगातार 5, 10, 15 केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वित्तीय सेहत और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा से निखरेगी शहरों की सूरत। जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने एक घोषणा करी है कि किस तरीके से जो शहरों का सुंदरीकरण है या फिर उसका रख रखाव है, क्लीनिंग है, उसको लेकर एक प्रतिस्पर्धा चालू की जाए, जिससे शहरों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो और वो एक दूसरे को हराने पर खुद को अच्छा साबित करने में जुटेंगे। तो उससे एक स्वस्थ शहर बनेगा, लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी, स्वच्छता मिलेगी और जो शहर टॉप पे रहेगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। तो ये एक इनकम का भी सोर्स बन जाएगा। पुरी ने कहा कि सरकार ने शहरी कायाकल्प के लिए दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में शहरों के बीच संसाधन जुटाने, व्यय के ब्यौरे के साथ वित्तीय शासन प्रणाली में संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरी विकास सचिव मनोज जोशी के मुताबिक इस प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक शहरी निकाय को निर्धारित 15 संकेतकों पर मापा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन
की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि आतंकियों और अलगाववादियों के पूरे सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश का विकास और आम आदमी की भलाई तभी सुनिश्चित की जा सकेगी। बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ घुसपैठ करने वाले 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद हुई इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला के साथ साथ खुफिया ब्यूरो और रा के प्रमुख भी मौजूद थे। इनके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज है 3 जनवरी तक साइप्रस, ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान जयशंकर 29 से 31 दिसंबर तक साइप्रस में रहेंगे। इस दौरान वह साइप्रस के समकक्ष इयोनिस कोसोलाइस और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमिट्रियो के साथ बैठक करेंगे। वह साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष भारत और साइप्रस के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके बाद जयशंकर ऑस्ट्रिया जाएंगे। ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर देश के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बैठक करेंगे। वह ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। वह पिछले 27 वर्षों में भारत से ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री स्तरीय यात्रा होगी। नेक्स्ट है सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 24 दिसंबर को सुरेश एन पटेल को सेवानिवृत्त हो गए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले सप्ताह से अनिवार्य हो सकता है एयर सुविधा फॉर्म। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना और प्रस्थान से 72 घंटे पहले RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अगले सप्ताह से अनिवार्य कर जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि आने वाला 1.5 महीना का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत में जनवरी के मध्य में कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस बीच तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट पर चीन से लौटी 36 वर्षीय महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों चीन से दक्षिण कोरिया और कोलंबो के रास्ते यहाँ पहुँचे थे। इन्हें आइसोलेट किया गया है तथा इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई और कंबोडिया से पहुंचे एक यात्री भी संक्रमित पाए गए हैं। उधर मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रैंडम सैंपलिंग के दौरान विदेश से आए 2 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि एनपीए के वसूली तंत्र की सुस्ती बरकरार। देखिए, देश के बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्ज यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की चुभन भले ही कम हुई हो, लेकिन कर्जदारों से पुराने फंसे कर्ज को वसूलने का भारतीय तंत्र अभी तक फिसड्डी साबित हो रहा है। नए दिवालिया कानून इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी में पिछले 4 वर्षों में 4 संशोधनों के बावजूद कर्ज वसूली की रफ्तार महज 24% है। कर्ज वसूलने के लिए बनाया गया प्रतिभूति कानून सरफेसी एक्ट पर भी कोरोना काल का असर हुआ है। हालांकि ऋण वसूली प्राधिकरण यानी डीआरटी के जरिए कर्ज वसूली में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 25.7% की सफलता हासिल हुई है, जो सिर्फ 1 वर्ष पहले 3.7% थी। इन सभी तंत्रों में जितने मामले संयुक्त तौर पर वर्ष 2021-22 के दायर किए गए थे, उनमें 18.4% कर्ज वसूले जा सके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर आज से अमल शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल अप्रैल में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी एकता
पर 29 दिसंबर से अमल शुरू होने जा रहा है। दोनों ही देश इसकी अधिसूचना जारी कर चुके हैं। इस अमल से अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 90% आइटम पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। गारमेंट, लेदर उत्पाद, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगार परक सेक्टर के निर्यात को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब ये उत्पाद ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 5% तक सस्ते हो जाएंगे। अभी इन पर 5% शुल्क लगता है। दूसरी तरफ भारत में ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज जैसे कई आइटम पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले भेड़ के मांस और झींग मछली जैसे आइटम को भी शुल्क मुक्त कर दिया गया है। व्यापार समझौते पर अमल से दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्तमान के मुकाबले 2 गुना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बिहार सहित देश के 1000 जनरल इंश्योरेंस कार्यालयों में लगेगा ताला, और इसमें 1000 में लगभग जो 100 ब्रांचेज हैं वो तो सिर्फ बिहार में ही हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गई, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गया, या द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, इन सभी के 1000 कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। और बिहार में 30 मंडल व शाखा कार्यालय तथा 100 एकल कार्यालय बंद हो गए हैं। 200 से अधिक कर्मचारियों का या तो स्थानांतरण कर दिया गया है या फिर उनको दूसरे कंपनी में शिफ्ट किया गया है। उसमें से कुछ लोगों ने तो वीआरएस ले लिया है अपनी सुविधा के लिए। और ईस्टर्न जोन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण प्रसाद, उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में बीमा कंपनियों में टोटल जितनी भी कंपनियां हैं उसमें देश भर में 41,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि एक बीमा कंपनी में 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी ना हो और कार्यालयों की संख्या 500 से अधिक ना हो। तो आयोग ने एक कंपनी के तो निजीकरण का प्रस्ताव भी रखा है। इस तरह से कर्मियों की संख्या 20,000 जो है 20,000 पर लाने पर, कार्यालयों की संख्या घटाने पर सरकार आमादा है। इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन में तो इस समय कोविड की ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा यूरोप में जीव विज्ञान की युवा अन्वेषक के रूप में चयनित। भारत की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी EMBO के युवा अन्वेषक नेटवर्क के लिए चुना गया है। इससे उन्हें यूरोप में जीव विज्ञान की एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में मान्यता मिली है। बेंगलुरु निवासी महिमा डुंडी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में आंत में प्रतिरोधक क्षमता के शोध दल का नेतृत्व कर रही है। डॉक्टर महिमा 23 अन्य शोधकर्ताओं के साथ EMBO प्रोग्राम में नेटवर्क के मौजूदा 135 व 390 पूर्व सदस्यों के समूह में शामिल हुई हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 29 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।